हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे स्टडी चैनल मुकेश चाइल्ड एजुकेशन हेल्प डेस्क में। और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और ये उसका 8th लेक्चर है, 8वां पार्ट है। पिछले पार्ट्स में हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बाकी 7 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी और आप बाकी के 7 पार्ट्स देख लें और समझ लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमने लिया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। तो सबसे पहला जो टाइप्स है ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखा जाए तो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस में जो वर्ड आया है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक से अधिक चीज़ों का आपस में मिलना, है ना। जैसे शर्ट पैंट का कॉम्बिनेशंस, है ना। आपके खाने में किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन क्या है ना। तो कॉम्बिनेशंस का वो चीज़ है। तो उसी तरीक़े से आप यहाँ समझिए कि कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, कंबाइन करे जिसमें कोई एक से अधिक मटेरियल्स केमिकल सब्सटेंस कंबाइन करे और केवल एक मटेरियल का निर्माण करे। सबसे बड़ी बात है कि सिंगल प्रोडक्ट बनावे, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन किया जाएगा कि दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू यानी कम से कम तो दो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर बीच बीच में हम जो अंडरलाइन करके बताते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है और आपको डेफिनेशन लिखना है या उस तरीके का, तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसमें एक से अधिक रिएक्टेंट्स होते हैं। हमने बताया था रिएक्टेंट्स कहाँ होते हैं, तो रिएक्टेंट्स होते हैं एरो के जो टेल होता है ना, टेल से पहले, है ना। तो ये रिएक्टेंट होंगे। तो ये रिएक्टेंट एक से अधिक हो गए, जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट केवल एक सिंगल बना सी, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का बनना किसके द्वारा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड O2 गैस। यहाँ पे H2 गैस है, ये O2 गैस है, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो ये बना H2O2। क्या बना, H2O2। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो H2O है उसको वाटर बोलते हैं, उसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हो, लेकिन वो O2 हो गया H2O2, इसको परऑक्साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आगे आप क्लास में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा कि परऑक्साइड वैसा लिंकेज होता है जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में H2O2 में दोनों ऑक्सीजन बीच में जुड़े होते हैं और सिंगल बॉन्ड से। अगर आप इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहोगे तो देखिए हम इसको बताते हैं H2O2 का फॉर्मेशंस। तो देखिए H, ऐसे H, यहाँ O, एक और O, फिर H, ठीक है। अब देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है। यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6 थे इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऊपर है, 2 नीचे, 4 बचे हैं। एक इस वाले को दे दिया यहाँ पे और एक यहाँ पे दे दिया, तो 8 हो गए इसके, ठीक है। अब इसके पास जो है 6 हो गए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना था। हाइड्रोजन ने एक दिया यहाँ पे और इस ऑक्सीजन ने भी यहाँ दिया एक, और बाकी ऑक्सीजन के पास 2 ऊपर, 2 नीचे और एक इस साइड में, और इस हाइड्रोजन ने भी दिया एक। तो सबका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार स्ट्रक्चर को देख लें। देखिए यहाँ पे हमने बोला है कि हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आपका है, तो हाइड्रोजन के पास कितने एटम होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितना होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 6 होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 4 रखे रहेगा, एक इस साइड में रखेगा, एक साइड में। फिर दूसरा ऑक्सीजन ये भी 4 रखे रहेगा, 2 ऊपर, 2 नीचे, एक इस साइड देगा, एक इस साइड देगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे हो गए डुप्लेट
हाइड्रोजन का डुप्लेट मतलब एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अपना स्टेबल हो गया, और इसका भी डुप्लेट हो गया तो ये भी स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन के पास देखिए, ऑक्सीजन का है कि हम जितना दिए थे उतना लेंगे, तो यहाँ से 2 लिया और यहाँ से भी 2 लिया, तो इसके हो गए 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। और इस ऑक्सीजन के देखो, ये भी यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, दोनों तरफ एक एक दिया था तो एक एक मिलेगा इसको, बाकी 4 इसके पास थे तो ऑक्टेट। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होना क्या है, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे C+O2 CO2। ठीक है, उसके बाद में वाटर का फॉर्मेशन H2+O2H2O। जहाँ भी देखो कि सिंगल प्रोडक्ट है वो सब के सब है ना। हो सकता है कि कुछ और दूसरे रिएक्शंस टाइप का हो, लेकिन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा। हो सकता है कि वो दूसरा टाइप का भी रिएक्शन हो, जैसे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, और अगला जो पोर्शन इसमें देखते हैं, ये आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, देखिए लोग बायोलॉजिकल टर्म में इसको पढ़े, डिकम्पोज होना, टूटना, अपघटित होना, है ना। तो वही अपघटित होना, टूटना ही समझिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मिले तो आप समझ लो कि कोई एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके और एक से अधिक सब्सटेंस बनाता है, मटेरियल बनाता है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के जो ये 2 टाइप्स हैं ना, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप्स हैं। कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक से अधिक जो हैं रिएक्टेंट भाग लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट भाग लेता है, एक से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को? 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सिंगल रिएक्टेंट गेट्स डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, क्या है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट भाग लेता है और वो डिकम्पोज होकर के, टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। और किसके हेल्प से? हीट के हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, इलेक्ट्रिक स्पार्क की हेल्प से। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हमने सब चीज़ को कंबाइन कर दिया। एक्चुअली में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का 3 पार्ट बताया गया एनसीईआरटी में। ठीक है, कौन सा पार्ट? 3 पार्ट्स बताए गए हैं। तो हीट के आधार पर जहाँ डिकम्पोजिशन होता है उसको बोला जाता है थर्मल, क्योंकि थर्म मतलब होता है हीट, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सनलाइट के आधार पे जो होता है तो सनलाइट को फोटो कहते हैं। ठीक है, साइंस की भाषा में फोटो, तो ये फोटो जो है केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है, या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक स्पार्क के जो हेल्प में होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। कभी कभी इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी बोल दिया जाता है। तो ये 3 तरीके के आपको हो गए क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से देखते हैं, पहला हीट के आधार पे है तो उसको बोलेंगे थर्मल। ठीक है, बाकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा अगर सनलाइट के आधार पे है, वहीं पे सनलाइट लिया जा रहा है उसके हेल्प से है, तो वो हो गया फोटो डिकम्पोजिशन। क्या हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा इलेक्ट्रिकल स्पार्क अगर लिया गया है तो उसको बोलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये 3 टाइप, तो हमने तीनों का एक एक एग्जाम्पल दिया। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जहाँ पे हीट का यूज हो, देखो ये हीट का साइन है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है अपने कंपोनेंट में। देखो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो जिस चीज़ का बना है ना उसी में टूटेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में, और हीट के कारण हुआ, तो इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड जो है, देखिए 2 मटेरियल है भाई, AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों का उपयोग जो है वो सनलाइट से बचने के लिए जो चश्मा यूज होता है, गूगल्स जो यूज होता है ना, उसमें होता है। ठीक है, चश्मे के अंदर में, उस गूगल्स के अंदर में
है ना, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का एक लेयर जो है उससे उल्लेप किया रहता है, जिसके कारण जब गर्मी के दिनों में कोई बाइक राइडर्स जब गाड़ी चलाता है उस चश्मे को पहने रहता है तो उसके आंखों को सूरज की जो तीक्ष्ण जो गर्मी है वो नहीं प्रभावित करती है। ठीक है, क्यों नहीं प्रभावित करती है? तो भैया देखिए ये भी आगे ही मिलेगा आपको, लेकिन तत्काल हम बता देंगे। देखिए ये चश्मा है मान लो, ठीक है, तो इस चश्मा के अंदर में जो लेयर है वहाँ पे AgCl है या AgBr है। ठीक है, जब सनलाइट इस पे पड़ता है तो ये टूट करके Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसा लगातार होते जाता है। आपको पता है कि एक मोल में कितने जो है मटेरियल होते हैं, 6.02 टू 10⁻23। तो एक मोल की बात करें कितना मोल इसमें होगा, तो वो हमेशा टूटते रहता है, और टूटते टूटते जुटते टूटते जुटते रहने के कारण जो है ये रिएक्शंस जो है लगातार चलता है। और सनलाइट जो भी चश्मे के पास में आता है तो वो सारा का सारा सनलाइट का यूज इस AgCl के बीच में, जो Ag और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, सॉरी, Ag और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में चला जाता है, जिसके कारण क्या है वो हीट जो है सनलाइट का हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता। ऐसा क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, इस चैप्टर में इसके बारे में है, तो डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब अगला है ये H2O। देखिए कहीं कहीं पे क्या आपको मिलेगा, H2O के साथ में ना H+ लिखा मिलेगा, है ना, तब ही टूटेगा H2 और O2 में। तो देखिए ये प्लस का मतलब क्या है, H+ का मतलब, इसका मतलब है कि इसमें एसिड की थोड़ी मात्रा मिलाई, क्योंकि भैया जो वाटर है ना, वाटर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी एसिड की मात्रा मिलाई जाती है, तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल स्पार्क इसमें देते हैं ना वाटर में ना, इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है, क्या कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, तो उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाटर जो है टूट जाता है, और फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, एक और बड़ी बात है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मेशन होता है तो उसमें रेशियो होता है 2:1। कितना होता है? 2:1। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल रटना नहीं है, आप ये समझ लो कि वाटर बना है कैसे। तो यहाँ पे आपको 2 मोल एटम हाइड्रोजन का, कितना मोल? 2 मोल, और ऑक्सीजन का 1 मोल, बस यही रेशियो हो गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवा करके देखा था पहली दफ़ा वैज्ञानिक ने, तो उसने क्या पाया कि दो जो की इन्वर्टेड करके रखा है ना, वो आपको समझ में आएगा जब हम बात करेंगे। तो ऐसे थोड़ी सी कोशिश करते समझाने की। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रोड होंगे ना, एक पॉजिटिव से जुड़ा होगा, एक निगेटिव से जुड़ा होगा। ठीक है, निगेटिव ही पॉजिटिव, और इस पर 2 जो है ऐसे करके इन्वर्टेड ट्यूब रखे हों, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और इसमें वाटर डाला जाएगा, और इसमें थोड़ा सा एसिड की मात्रा, इसके बाद इसको जो है वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा। तो जब इसको करंट पास करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है उस पर क्या होगा, नेगेटिव वाला पोर्शन, नेगेटिव वाला पोर्शन मतलब नॉन मैटर, यानी ऑक्सीजन जमा होगा इसमें, और जो पॉजिटिव से जुड़ा है उसमें हाइड्रोजन जमा, सॉरी नेगेटिव से जो जुड़ा है उसमें हाइड्रोजन जमा होगा, और ये पॉजिटिव से जुड़ा है उसमें ऑक्सीजन जमा होगा। ठीक है, तो देखा क्या गया कि पूरा ये जो है इतना पानी से मान लो भरा गया था, तो इतना दूर तक तो पानी दोनों में रहेगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गया, थोड़े समय के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर के टूटने लगे, और टूटने लगे जब, तो ये दोनों का जो वॉल्यूम है वाटर का वो अलग हो गया, मतलब कि बराबर बराबर पहले पानी था तो इतना नहीं हो गया, तो क्या हो गया, तो एक में कम एक में ज़्यादा हो गया। अब ध्यान देना है कि किस में कम होगा। तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अभी बताए थे 2:1, यानी 2 वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन रहेगा, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन रहेगा। तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा कम रहेगा, यानी कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, मान लो कि ये ऑक्सीजन का इतना खाली है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का इतना खाली हो जाएगा और ज़्यादा खाली हो जाएगा, ये सब पूरा भर जाएगा गैस। ठीक है, तो गैस से भरा रहेगा मतलब खाली ही रहेगा, क्योंकि गैस तो दिखेगा नहीं भाई, और इसका ये पोर्शन भरा रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पे, तो इस पर एक वीडियो लेके आएंगे हम, पूरा बढ़िया से बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि जब इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया गया किस में, तो ये वाटर में, तो वाटर टूट गया अपने कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इसको कहा गया। जब सनलाइट्स के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुए तो फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पर डिकम्पोजिशन होगा तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन,
और ऐसे हीट के पास करने पर हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये आपका है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो अब देखिए लास्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है ऐसा रिएक्शन, देखो डिस्प्लेस करना मतलब क्या कहते हैं, किसी को हटा करके वहाँ पे जाना। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब दिए गए रिएक्शन में एक साल्ट हो और एक मेटल हो या दोनों साल्ट हो। दूसरी बात, पहले क्या बोला हमने कि तभी होगा जब एक साल्ट हो और दूसरा मेटल हो, तब होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या दोनों साल्ट हो। ठीक है। अब होगा इसमें एक कंडीशन और लगता है कि अगर किसी साल्ट और मेटल का रिएक्शन हो रहा है तो कोई साल्ट में का जो मेटल है वो कम रिएक्टिव होना चाहिए बाहरी मेटल से। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी वो बाहरी एटम जो है साल्ट में उपस्थित एटम्स को यानी कि मेटल्स को डिस्प्लेस करेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है कि दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव, ये वर्ड देखो, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। क्या करता है? एक मोर रिएक्टिव एटम जो है, सॉरी मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करता है। फिर से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है? तो कि कैसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव है ना, तो मोर रिएक्टिव यहाँ पे जिंक है भैया, देख लो, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम साल्ट। एक साल्ट से जो साल्ट में उपस्थित जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, उसको डिस्प्लेस करता है कौन? एक मोर रिएक्टिव मेटल। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में आप जाओगे तो कॉपर नीचे मिलेगा और इससे ऊपर मिलेगा जिंक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन ऊपर है कौन नीचे नहीं पता रहेगा तो रिएक्शन आप कर नहीं पाओगे। तो जिंक इसको क्या करेगा? इसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और फिर ये खुद चल जाएगा उसके पास में, कॉपर को बाहर कर देगा। और इस रिएक्शन पे आधारित जो है एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है। कि उसमें जो है एक टेस्ट ट्यूब होता है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं तो कॉपर सल्फेट डालते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन CuSO4 5H2O। ठीक है। तो ये होता है ब्लू कलर का, कल बताए थे इसको ब्लू विट्रोल भी बोला जाता है। और इसमें एक नेल डालते हैं। क्या डालते हैं? नेल डालते हैं। नेल का कलर कैसा होता है? शाइनिंग, आपको पता है। इसको धागा से बांध करके कहीं से लटका देते हैं थोड़े समय के लिए। ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे जो है ग्रीन कलर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और ये जो नेल है जो बहुत ही चमकीला था, उसके ऊपर में एक रेड ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है। रेड ब्राउन कलर का है डेवलप होता है, इसके पीछे रीजन है कि देखो भाई, ये जो है अभी हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट CuSO4 है, इसके साथ में आयरन लिया था, आयरन का नेल लिया था, आयरन के बीच में रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, FeSO4 का निर्माण हुआ और कॉपर को बाहर कर दिया आयरन ने। तो ये जो कॉपर बाहर हुआ है आयरन के ऊपर में एक लेयर बना लिया और कॉपर का कलर रेड ब्राउन होता है। तो ये समझ लो कि कॉपर जो बाहर हुआ सॉल्यूशन से वो आयरन के ऊपर में चला गया और आयरन का कुछ पार्ट्स सॉल्यूशन में डूब गया। तो सॉल्यूशन का कलर हल्का क्या हो गया, ग्रीन हो गया, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट्स को एक बार मतलब फिर से देख लीजिएगा, अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा इसको करवा दूंगा। तत्काल में ये चीज़ है, वीडियो पॉज करके फिर से आप सुन सकते हैं इसको। ठीक है। तो इतना चीज़ ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हुआ कि जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट्स में से कॉपर को निकाल दिया किसने, जिंक ने, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर जो है ये बाहर हो गया। तो इतना पोर्शन आपका है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे दूसरा सीट्स, यहाँ पे हमने एक नोट्स में लिखा है कि देखो भाई क्या होता है ना कि बुक्स में अलग अलग करके बहुत सारे टाइप्स बना दिए हैं इस चांद वगैरह में, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट के दो और टाइप्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आप समझ लो बस, सही है। तो उसको हमने नोट्स में लिख दिया कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू साल्ट्स, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी दो साल्ट्स के साथ में होवे, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो साल्ट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि भाई दो साल्ट्स के बीच में हो रहा है और दो साल्ट्स के बीच में हो रहा है तो वहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है, आयन का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन होता है और Cl- आयन होता है, Ag में Ag+ आयन होता है और NO3 क्या होता है, माइनस आयन होता है। अब आयन का एक्सचेंज हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैसे? तो देखो Ag ने डिस्प्लेस किया सोडियम को, है ना, तो और सोडियम ने भी Ag को डिस्प्लेस किया ना, ऐसा कह सकते हैं। या ये कहो कि Na3 ने एक तो सोडियम ने डिस्प्लेस किया, सॉरी ये गलत है यहाँ पे, एक मिनट, सोडियम
डिस्प्लेस करेगा Ag को, क्योंकि Ag लेस रिएक्टिव है ना। तो यहाँ सोडियम डिस्प्लेस किया Ag को, तो उसके जगह पे चला गया तो NaNO3 बना लिया, ठीक है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे NO3 जो है, ये कह सकते हो आप कि NO3 जो है ये इसको डिस्प्लेस किया यहाँ से क्लोरीन को, तो ये इसके साथ चला गया। चाहे जो भी हो, ऐसे आप समझ लो, सिंपल जो है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो कि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ, किसका एक्सचेंज हुआ, आयन का, पॉजिटिव निगेटिव, इसका निगेटिव आयन इसके पास चला गया, ऐसा समझ लो, इसका निगेटिव आयन इसके पास चला गया, इसलिए ये आयन एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहलाता है, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपको एसिड बेस साल्ट में मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं ना कि हम भाई न्यूट्रल हैं, हम किसी के तरफ से कुछ बोलने वाले नहीं है ना, तो न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, हिंदी में उसको लोग बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या हो तो कोई भी जो है मटेरियल्स का कोई प्रभाव ना देखा जाए। जैसे अगर एसिड बेस के साल्ट हो रहा है तो एसिड बेस के साथ में रिएक्शन हो रहा है, तो ना एसिड का प्रभाव सामने आवे ना बेस का आवे, तो एक्चुअली में यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस के साथ होवे और प्रोड्यूस क्या करे, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करे, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब देखिए सबसे बढ़िया बेस है भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच का मान होता है 14, ठीक है। पीएच का मान कितना होता है 14 ना। सबसे बढ़िया एसिड है HCl, इसका पीएच का मान लगभग 1 होता है, ठीक है, कहीं कहीं 0 भी देता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो सबसे बढ़िया एसिड बेस और सबसे बढ़िया एसिड, इसके बीच में रिएक्शंस हुआ, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या हुआ, एसिड बेस के साथ हुआ और साल्ट का निर्माण हुआ, इसको बोलते हैं टेबल साल्ट। NaCl को कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, खाने वाला नमक, तो ये बना और वाटर बना। तो ऐसे रिएक्शन जब बेस और एसिड के साथ रिएक्शन होवे और साल्ट का निर्माण होवे, वाटर का निर्माण होवे, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी बैलेंस है, Na के साथ में Cl चल गया, एक ठो H यहाँ से और OH ये वाला, तो H2O बन गया यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे भी ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, ये मेटल नॉन मेटल में फिर से मिलने जा रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है, तो ये दो टाइप के रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड फॉर्म है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप। कौन कौन टाइप है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो है रिएक्शंस का कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, कॉमनली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब बात आती है, देखो एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे रिडक्शन भी होता है मैक्सिमम, ठीक है। अब इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अभी आपको 10 क्लास में बताया जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई। तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से बताएं, ऑक्सीजोरेडिशन। ऑक्सीजोरेडिशन, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, एडिशन माने जुड़ना, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सी एडिशन, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन जब होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। देखो जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो कॉन्सेप्ट रखना है। एडिशन अगर ऑक्सीजन का हो रहा है तो रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हटेगा कौन, हाइड्रोजन। दो केस है, या तो ऑक्सीजन जुड़े तब भी ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन हटे तब भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिया है C+O2, तो CO2 यहाँ देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, बना दिया CO2, तो ये ऑक्सीडेशंस का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे रिडक्शन। रिडक्शन जो है इसको क्या बोला हमने अभी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स है। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन मीन्स इसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो सोडियम का हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्राइड का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें, और ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखाई देगा। CuO, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ये देखो CuO+CO, ठीक है। ये जो है मेटलर्जी में भी आपको मिलेगा। तो CuO+, सॉरी एक मिनट, CuO+C, इसका जब रिएक्शन हुआ तो बना Cu+CO। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन अकेला था, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हुआ, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, हुआ ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन था और कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन, हुआ ना। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो इसको रिडॉक्स बोला जाता है, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या बोला कि कॉपर
ऑक्साइड है इसका कार्बन से, तो कोक या कार्बन के साथ गर्म करते हैं मेटलर्जी में देखेंगे तो ये कॉपर अलग हो जाता है, CO अलग हो जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया, यानी ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना, हटना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और यहाँ कार्बन था, इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन में किसी भी मेटल में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो थैंक यू दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स आपके लिए, अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप सजेस्ट करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।